सभी स्टूडेंट जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले इस वीडियो से पहले आपके 7 नंबर चैप्टर है, इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6 चैप्टर को भी ऐसे क्वेश्चंस के हिसाब से समझाया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये भी आप देखो और इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप इन चैप्टर्स को भी वीडियो सीरीज के अकॉर्डिंग देखो। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आप बोर्ड के अंदर कहीं से भी पढ़ो, जो आपका बोर्ड 2023 होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ना तो एनिमेशन वीडियो काम देने वाले हैं और ना ही बुक के थ्रू अगर कोई आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ रहा है। आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसकी प्रैक्टिस यहीं से होगी। इसलिए आप पढ़ो कहीं से भी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख लो। इसमें आप चाहो तो इनको लिख सकते हो क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को लिख के और आपको बार बार याद करना है, क्योंकि लिखना इसी तरीके से है। अगर आपको कॉपी में लिखना आएगा तभी जाके बोर्ड कॉपी में आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके कितने अच्छे कॉन्सेप्ट हो, कितने आपको याद हो, आप बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। तो इससे पहले की जो वीडियोज़ वो भी देख लो। अब मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि तंत्रिका तंत्र की जो सूक्ष्म इकाई है, यानी कि इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूरॉन। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि तंत्रिका तंत्र क्या है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपके ओवरव्यू क्लियर हो जाए। देखो होता क्या है कि तंत्रिका तंत्र कहते कैसे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये पूरा आपको यही पढ़ना है। तो आपके जो तंत्रिका तंत्र है, जैसे कि हम हमारा टॉपिक ले रहे हैं आपका तंत्रिका तंत्र, आपके नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में आपको याद रखना है NS। अब तंत्रिका तंत्र जो कार्य करता है वो हमारे बाह्य वातावरण के अकॉर्डिंग करता है। अब वातावरण से आपको क्या मिलेगा? उद्दीपन मिलेगा। वातावरण आपको क्या देगा? उद्दीपन देगा, यानी कोई ना कोई स्टिमुलेशन देगा आपको। यानी आपको कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन मिलेगा। अब स्टिमुलेशन क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने वीडियो डालने के बाद आपको मैसेज दिया व्हाट्सएप पे कि आप वीडियो को देखो, तो ये वातावरण ने आपको मैसेज दिया, तो इस मैसेज के थ्रू आप क्या करोगे? वीडियो देखना शुरू हो जाओगे। अब इसके अलावा क्या होता है, जैसे वातावरण में आपको पता है कि कोई भी उद्दीपन जो हम ग्रहण करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में क्या है? रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं वो मेनली क्या क्या है? तो आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा रिसेप्टर्स है वो तो है आपकी स्किन, आपकी त्वचा सबसे बड़ा रिसेप्टर्स है, ये रिसीव करता है सूचनाओं। इसके अलावा आपकी आँख, आपकी नाक, आपके कान, आपका माउथ, मुंह हमारा, तो ये सब क्या है? हमारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं? जो भी उद्दीपन आपको मिलता है या फिर जो सूचनाएं जो हमें वातावरण से मिलती है उसको ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके और ये कहाँ पहुँचाएंगे? आपके मस्तिष्क तक, यानी आपके नर्वस सिस्टम तक। अब आपका जो नर्वस सिस्टम होगा, जैसे कि इन्होंने पहुँचाया आपके नर्वस सिस्टम के पास सूचना है, तो नर्वस सिस्टम क्या है? 3 प्रकार का है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो है CNS, एक है आपके PNS और एक है आपके ANS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब होता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
और ANS का मतलब होता है आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में बात करें तो ये है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये है आपके परिधीय, और ये है आपके स्वायत्त। अब देखो मैं बात बताऊं तो जो आपका सबसे मेन है वो है आपके CNS। अब CNS को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका पहला भाग तो क्या है आपका ब्रेन है, यानी आपका मस्तिष्क, और दूसरा भाग क्या है इसका स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन यानी आपका मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब आपका हिंदी में मेरुरज्जु। अब ये दोनों काम करते हैं। तो जैसे मैं बात करूं कि एक हार्डली हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो इस तरीके से अंदर से पीछे से हमारी गर्दन में होते हुए हमारी रीढ़ की हड्डी में एक धागा रूप में गया है। तो ये ब्रेन आपका है। आपको याद रखना है कि जो आपका ब्रेन है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो ब्रेन है एक, तो इसका पहला भाग, और इसका दूसरा भाग क्या है आपका मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड। तो होता क्या है कि उसके बाद में आता है दूसरा PNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है आपका ANS यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमस, जो अपने आप ही चलता है। तो इसमें दो टाइप की आपकी रिएक्शंस होती हैं, एक तो होती हैं आपकी वॉलेंट्री और एक होती हैं आपकी इनवॉलेंट्री, यानी ऐच्छिक क्रियाएं, और एक होती है आपकी अनैच्छिक क्रिया। जो आपके ये परिधीय है, ये परिधीय क्या है कि ब्रेन से 12 तार निकलते हैं इस तरीके से। कितने निकलते हैं 12 ब्रेन से निकलने वाले जो तार है, मैं तार बोल रहा हूँ पर वो तार नहीं बोलते, उनको बोलते हैं क्या न्यूरॉन्स। तो 12 जो निकलते हैं उन्हें बोलते हैं आपके 12 कपाल खोपड़ी तंत्रिका। ऐसे यहाँ से जो निकलते हैं वो निकलती है लगभग आपके 31। कहाँ से आपके SP स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती 31, उनको बोलते हैं आपके मेरु तंत्रिकाएं। तो ये जो तार निकल रहे हैं, इन तारों से जो बना है हमारे शरीर का सिस्टम, तो ये परिधि का है। देखो सेंटर में कौन बैठा है, आपके ब्रेन बैठा है सेंटर में, और ये आपके मेरुरज्जु बैठा है। तो जो सेंटर में बैठे हुए हैं उनके अलावा जो ये जो तार निकल रहे हैं, मैं हरे पेन से बना रहा हूँ, ये तो परिधि में है ना भाई। परिधि का मतलब ये बाहर है, थोड़े से शरीर में फैले हुए हैं इस तरीके से। तो इनसे जो सिस्टम बनेगा उसको बोलेंगे परिधीय। जो सेंटर में बैठा हुआ है, जो केंद्र में बैठा हुआ है, उनसे जो सिस्टम बनेगा, अब केंद्र में कौन है, मेरुरज्जु और आपका ब्रेन, तो उससे क्या बनेगा आपका केंद्रीय। और एक जो इन दोनों को मिला के चल रहा है वो है आपके स्वायत्त, अपने आप ही चलता है, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं के बीच का है ये। तो इसको बोलते हैं आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ये जो सूचनाएं हम ले जाके देते हैं वातावरण से, ये सूचनाएं जाती किसके थ्रू है, ये आपके मेरु तंत्रिकाएं हैं। तो तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है हमारे शरीर में। एक तो होता है आपके चालक। चालक न्यूरॉन क्या होते हैं आपके कि चीज़ों को लेके जाते हैं, और एक होती है आपके संवेदी न्यूरॉन। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटर, इसको बोलते हैं आपके सेंसरी, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को आगे सूचना देते हैं, ये आगे से आगे सूचना को ले जाते हैं। और कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, वो सूचना को लाते भी हैं, सूचना को ले जाते भी हैं। जो भी सूचना आएगी उसको लाएंगे और उसको लेके जाएंगे। तो होता क्या है इस पूरे सिस्टम में, यानी कि हमने वातावरण से कोई सूचना ली, अब हम इसको आगे समझ रहे हैं कि सपोज करो कि वातावरण में सूचना मिली है कि आप रास्ते पे जा रहे हो, आप घर जा रहे हो, घर जाते समय आपके पैर में क्या हुआ, कांटा चुभ गया, कोई कांटा चुभ गया, कोई पिन लग गई आपके पैर में।
अब ये सूचना सबसे पहले हमारे जो संवेदी ग्राही अंग है, जो हमारे रिसेप्टर्स है, त्वचा, त्वचा ने इस सूचना को ग्रहण किया और इस सूचना को हमारा जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग है। एक भाग कौन सा है आपके ब्रेन है और एक भाग कौन सा है आपके स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में। तो इस सूचना को त्वचा ने उठा के स्पाइनल कॉर्ड को दिया। ये मैं बाद में बताऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड को क्यों दिया, ब्रेन को क्यों नहीं दिया। स्पाइनल कॉर्ड क्या कहता है कि तुरंत इस सूचना का कुछ ना कुछ क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। आपकी सूचना का क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। और एनालिसिस करके यानी इसका कुछ ना कुछ विश्लेषण करके इस सूचना का कुछ ना कुछ विश्लेषण करेगा। ये इस सूचना का कुछ ना कुछ विश्लेषण करके और एनालिसिस करके और एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर का मतलब कुछ ना कुछ निर्णय देगा। अब ऑर्डर मतलब इस सूचना का, यानी कि जो पिन चुभी है आपके पैर में, कांटा जो चुभा है, इस कांटे चुभने का त्वचा में और स्पाइनल कॉर्ड तक जाने का और ये निर्णय देने का, ये इतना जल्दी होता है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे आपका पैर पे आपका कोई कांटा चुभा, वैसे आपकी जो मूवमेंट है, जो गति है, जो आपके चलने की स्पीड है, वो एकदम या तो कम हो जाएगी या फिर आप बिल्कुल ही रुक जाओगे। तो ये जो पूरा का पूरा चक्र चल रहा है इस तरीके से यहाँ तक। तो ये निर्णय दिया, इसने निर्णय क्या दिया, इसने कहा कि जो हमारे टारगेट ऑर्गन है, जो हमारे टारगेट जो ऑर्गन्स है, यानी कि हमारे उन ऑर्गन्स में दो चीज़ें आती हैं आपके, यानी आपके सॉफ्ट भी आते हैं हार्ड भी आते हैं। तो हम अभी केवल मांसपेशी की बात कर लेते हैं। जो हमारे टारगेट ऑर्गन है मांसपेशियाँ, तो आपको पता है कि पैर में जो मांसपेशी है, पैर की मांसपेशी, उनको यह आदेश मिलता है कि जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ और रुक कर इस कांटे को क्या करो, बाहर निकालो। अब ये तो कांटा था, तो मांसपेशी रुक गई, पैर की मांसपेशियों को जैसे ही आदेश मिला। लेकिन सपोज करो कि कांटा नहीं था, आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको कोई मिठाई की दुकान पे कोई मिठाई दिख जाती है। सिचुएशन बदल दी हमने, और ये आपने मिठाई देख ली, या आपने भेलपूरी या बतासी आपको खाने का शौक़ है, तो त्वचा नहीं देखेगी। अब आप कौन देखेगी, आपकी आँख। आँख ने फिर ये सूचना स्पाइनल कॉर्ड को दी, यहाँ पे सूचना को एनालिसिस किया, सूचना का अच्छे से विश्लेषण हुआ, विश्लेषण होकर निर्णय आया, निर्णय होकर टारगेट ऑर्गन के पास गया। इस बार ऑर्गन क्या था, आपकी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ने क्या किया, मुंह में पानी निकाल दिया, यानी कि लार निकाल दी। आपके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। इसी तरीके से आप किसी शादी में गए खाना खाने के लिए, और शादी में क्या है कि टेबल वाला खाना था, बफर सिस्टम, जिसमें आप खुद खा रहे हो और पी रहे हो। आपने जैसे ही देखा कि वहाँ पे एक रसगुल्ला है, रसगुल्ला सबको पसंद होता है, वाइट या जो भी आपके फेवरेट मिठाई है, आप देख रहे हो कि ट्रे के अंदर केवल एक ही रसगुल्ला है, वाइट रसगुल्ला है बिल्कुल, या आपको ऐसे पीला रसगुल्ला दिख रहा है इस तरीके से। अब आप क्या देखते हो कि इस रसगुल्ले को आपने देखा कि इसको कोई नहीं खा रहा, भाई क्या चक्कर है, तो आपने उसको उठाया, लेकिन उठाते जैसे ही आपने उसको घुमाया, आपने जैसे ही उसको उठाया और उठाते जैसे ही आपने उसको घुमाया, तो उस रसगुल्ले में क्या हुआ कि वो जो रसगुल्ला था, इस रसगुल्ले में हल्का सा क्या है कि कीड़ा लगा हुआ था, यानी कि कोई कीट वर्ग था, कीड़ा मकोड़ा जो होता है। तो आपके मुंह में रसगुल्ले को देखे लार तो आई, लेकिन जैसे ही आपने इस कीड़े को इस रसगुल्ले में देखा तो आपकी लार गायब। अब आपका मन बदल गया कि नहीं 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 नहीं, इसको नहीं खाना। तो ये जो पूरी प्रोसेस जो चल रही है, इस पूरी प्रोसेस के तहत जिस सिस्टम को हम देखते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र।
यानी इस पूरे सिस्टम को समझने में जो आपने ध्यान दिया है, ये है आपका तंत्रिका तंत्र। अब आपने देखा होगा कि तंत्रिका तंत्र में हम क्या करेंगे कि एक तो न्यूरॉन की बात करेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका। एक हम ब्रेन की बात करेंगे, मस्तिष्क के भाग पढ़ेंगे। एक हम मेरुरज्जु की बात करेंगे। तो इस सारी चीज़ों की हमें बात करनी है इन क्वेश्चंस में। तो मैंने जो आपको सार समझाना है वो पूरा बता दिया आपको। तो आपको ये याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र बनता कैसे है और ये है क्या, ये वर्क कैसे करता है। केवल याद ये रखो कि तंत्रिका तंत्र हमें बाह्य वातावरण के प्रति सहज बनाता है। सहज का मतलब हमारा समन्वय करता है, यानी कि ये नहीं होता तो हम बाह्य वातावरण के साथ किसी प्रकार का तालमेल नहीं बैठा पाते, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। तो ये तंत्रिका तंत्र हमें समझाता है कि बाहर की स्थितियाँ ये है और आपको बाहर की स्थितियों के अनुसार आपके शरीर को इस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सब लोगों को पता चल गया कि भाई तंत्रिका तंत्र क्या है। अब हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है आपके कि तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो आपको पता चलेगा कि छोटी इकाई क्या है आपके, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। फिर मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है, तो उत्सर्जन नहीं है, जनन नहीं है, पाचन नहीं, क्या है आपका, मस्तिष्क। तो ये बात समझ में आ गई। मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने, सबसे इंपॉर्टेंट सोचने और भूख के केंद्र पाए जाते हैं, तो वो है आपका अग्र मस्तिष्क। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या आ गया नया कॉन्सेप्ट। अरे मस्तिष्क के भी तो भाग होंगे। अभी तक हमने केवल CNS में क्या पढ़ा कि एक आपका ब्रेन है, एक क्या आपका ब्रेन है और दूसरा क्या आपके स्पाइनल कॉर्ड है। अरे पर इस ब्रेन के भी तो भाग होंगे भाई। इस ब्रेन के कितने भाग हो सकते हैं, अगर डिटेल में पढ़े तो इस ब्रेन के काफ़ी भाग हैं, पर हमें याद रखना है एक तो होता है इसमें प्रेमस्तिष्क, और एक होता है आपके इसमें अग्र मस्तिष्क, और एक होता है आपके इसमें अनु, और एक होता है आपके इसमें पश्च। आप अनु को अग्र का ही पार्ट मान सकते हो। फिर आपके मेरुरज्जु जो कि मस्तिष्क से अलग है। फिर आपके क्वेश्चन आएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो वो करता है आपके मेरुरज्जु। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जो आगे आएगा हमारे। अभी हाल फिलहाल के लिए ये समझ लो कि प्रतिवर्ती क्रियाएं, हमें पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक तो ब्रेन से बना है और एक ब्रेन से जो धागा निकला है मेरुरज्जु उससे बना है। ये तो आपका ब्रेन वाला पार्ट और ये आपका मेरुरज्जु वाला पार्ट। तो आपको केवल ये याद रखना है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं वे होती है जिनमें ज़्यादा सोचने करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। ब्रेन क्या करता है, सोच समझ के निर्णय देता है। जब तक वो चीज़ों को सोचेगा नहीं तो वो करेगा नहीं। तो ब्रेन क्या करेगा कि अगर सपोज करो कि आप अचानक रोड क्रॉस कर रहे हो, अब रोड क्रॉस करने के दौरान क्या होता है कि अचानक बस आ गई या कोई साधन आपके सामने आ गया, आपने उठा के सूचना भेजी ब्रेन को। अब ब्रेन ने तो कहा कि भाई मैं तो सोच समझ के निर्णय दूंगा। अब अगर ब्रेन के भरोसे अगर वहाँ बस के आगे खड़े हो गए तो उड़ा देगी बस हमें। तो इससे अच्छा हम डायरेक्टली क्या है कि ब्रेन को ना देके और ऐसी जो तुरंत आपको जिस चीज़ का निर्णय चाहिए ऐसी सूचना हम भेजते हैं किसके पास में, मेरुरज्जु के पास में। तो इसका आंसर ये है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो त्वरित हो। त्वरित का मतलब जो बहुत जल्दी संपन्न हो, यानी जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। उन जो क्रियाओं को हम कह सकते हैं कि उन क्रियाओं को हम कहेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो बहुत ही जल्दी संपन्न होती है, ठीक है, जिनमें सोच विचारने की जरूरत नहीं होती। फिर है आपके कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। अरे जब क्रिया मेरुरज्जु में होगी तो चाप भी कहाँ बनेगा, मेरुरज्जु में। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, आपके हृदय की हार्ट बीट, फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो बिल्कुल राइट आंसर है कि सभी काम करवाता है मस्तिष्क। फिर ये है कि दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, आपके सिनेप्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स या न्यूरॉन कैसे होता है, इसका चित्र आने वाला है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो देखो इंसुलिन नहीं है, ये जंतु है, थायरोक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है। कौन सा है आपके
साइटोकाइनिन। तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, एक साथ पादप हार्मोन और एक साथ यहाँ आपको दे रखे हैं नीचे आगे क्वेश्चंस में आपके जंतु हार्मोन। फिर है आपके कि शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी कि ग्रंथियों की ग्रंथि किसे कहते हैं आपके, पीयूष को पहले कहते थे, 2006 के बाद में क्या इसको हटा दिया और अब कहते हैं कि इसको हाइपोथैलेमस को, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि शरीर की जितनी भी ग्रंथियाँ उनको कंट्रोल कौन करता है, पीयूष। लेकिन बाद में रिसर्च हुई 2006 के बाद में कि इसको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि है तो पीयूष आएगी। प्रधान का मतलब इसके बाद में तो केवल यही बची है, ये इसको कंट्रोल करती है, ये इसको कंट्रोल करती है, लेकिन ये सबको ही कंट्रोल करती है आगे। इससे निकलने वाले हार्मोन सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं आगे, और ये ब्रेन में पाई जाती है। अब इसकी स्थिति के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि ये आपका ब्रेन, सपोज करो ये ब्रेन है, और ब्रेन का ये पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आपके प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क के अंदर क्या होता है आपके कि सेला टर्सिका नामक एक ग्रंथ पाया जाता है, सेला टर्सिका। इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे, सेला टर्सिका नाम का एक ग्रंथ पाया जाता है। ग्रंथ का मतलब होता है कोई गड्ढा, ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर ये गड्ढा है, ठीक है। और इस गड्ढे के अंदर क्या है कि एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है स्फेनॉइड। स्फेनॉइड हड्डी के अंदर ये जो ग्रंथि है आपके, यानी कि सपोज करो ये गर्त है, और इस गर्त के अंदर भी, ये जो गर्त था इस गर्त के अंदर भी स्फेनॉइड हड्डी आपकी, यानी इस तरीके से वो हड्डी व्यवस्थित होती है, और उस हड्डी के अंदर पाई जाती है ऐसे चने के या मटर के दाने के आकार की आपकी कौन सी ग्रंथि आपके, पीयूष ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में आपके कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बड़ी व्यवस्था के साथ इसे मस्तिष्क में डिजाइन करके डाला गया है। देखो मस्तिष्क के अंदर एक गड्ढा है सेला टर्सिका, और उसके अंदर एक हड्डी है स्फेनॉइड, और उस हड्डी के अंदर ये मटर के दाने के आकार की पाई जाती है, इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो काफ़ी डिटेल्स में इसको डिजाइन करके और हमारे ब्रेन में इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं वो बाकी के नीचे वाली सारी ग्रंथियों को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो आपको याद रखना है कि इसको हमने हमारे शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि क्यों कहा है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको याद रखना है मधुमेह, डायबिटीज। नर जनन हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, वृद्धि हार्मोन नहीं है, कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है, अब थायरोक्सिन को बनाने के लिए जो तत्व है वो है आपके आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग होगा आपके घेंगा, घेंगे का दूसरा नाम है गलगंड, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, गाउटर। फिर है आपके कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्रावन क्या कहलाता है, हार्मोन। अब ये 15 क्वेश्चन हो गए आपके अवसर वाले, जो सभी को याद करने, 6वीं से लेकर 10वीं तक के सारे स्टूडेंट्स को। अब है आपके रिक्त स्थान। पौधे में समन्वय का मतलब एडजस्ट करवाने वाली एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन। वो पौधों में हो चाहे जंतुओं में हो, सब में होता है ये। तो ये याद रखना है आपको। अब है आपके कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है, रासायनुवर्तन का उदाहरण। देखो ये वैसे तो 8th क्लास में दे रखा है आपके कि आपके एक पराग नलिका होती है, तो पराग नलिका इस टाइप से होती है आपके, इस पराग नलिका में इस टाइप से अंदर बीजांड होता है और इसमें बीज बनेंगे इस तरीके से। अब होता है क्या कि यहाँ पे नर जो पादप का युग्मक है वो आता है, तो वो क्या करता है कि अंदर इस
टाइप से नली बनाता है, तो वो जो नली बनाता है उसमें होके केंद्रक आते हैं नीचे से, तो ये नली कहलाती है पराग नली। कौन सी? जो बनती है। तो पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनुवर्तन का उदाहरण है। रसायनुवर्तन का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ से कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जो कि इस नली को इधर आकर्षित करते हैं, इसलिए कहते हैं इसको रसायनुवर्तन गति। फिर आपके कि पादप के अग्र यानी शीर्ष भाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन है आपके। तो आपके जो ऑक्सीन हार्मोन है ये पादप के शीर्षस्थ भाग में पाया जाएगा। जैसे सपोज करो ये कोई प्लांट है, तो इसके जो ये शीर्षस्थ जो भाग है ऊपर वाले, इन भागों में कौन सा हार्मोन होगा? आपके ऑक्सीन। पादप वृद्धि संदमक हार्मोन कौन सा है? संदमक का मतलब होता है कि जो पादप की वृद्धि को क्या करे? रोक दे। वो हार्मोन होगा आपके एब्सिसिक अम्ल। अब एब्सिसिक अम्ल पादप की वृद्धि को क्यों रोकेगा भाई? क्या जरूरत है पादप की? जो पादप की, अब पादप की वृद्धि का मतलब ये पादप के कुछ भागों की वृद्धि को ये रोक देता है। कैसे रोक देता है? सपोज करो कि इस डाली पर कोई फल लग गया है, या फिर इस डाली पे कोई फल लग गया है। अब वो फल लगा जब तक तो ठीक है, लेकिन वो फल पक भी गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक ऐसी परत का निर्माण कराता है यहाँ पे भी, और वो परत जब बन जाती है तो ये परत को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? एब्सिसिक अम्ल। वो परत बनने के बाद क्या है, इस जो पके हुए फल है इसको कोई भी पोषण नहीं मिलता पादप से, तो ये क्या होता है? नीचे टूट जाता है। जो फल होता है वो नीचे क्या होता है? टूट जाता है। अब ऐसे ही क्या होता है, सपोज करो कोई ऐसी पत्ती है, कोई ऐसी पत्ती है जो क्या हुआ कि दिखने में तो पेड़ के साथ है लेकिन वो पीली हो गई है, यानी उस पत्ती पे जो हरा रंग है वो हरा ना रह के पीला हो गया, पत्ती पीली हो गई है, और या फिर वो पत्ती क्या हो गई है? सूख गई है। अब अगर ये पत्ती सूख गई है तो फिर इस पत्ती को भी हटाना है, क्योंकि या तो ये पत्ती क्या है? कमज़ोर हो गई है, या बहुत ज़्यादा इसने फोटोसिंथेसिस कर लिया है, या किसी चीज़ की इसमें कमी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में पुरानी पत्तियाँ तथा पके फलों को, यानी पुरानी पत्तियों को, या कोई रोग लग गया उस पत्ती को, या पके हुए फलों को, इन दोनों को पेड़ों से अलग करने के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं एब्सिसिक हार्मोन या एब्सिसिक अम्ल। अब क्वेश्चन आता है कि हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो क्या होता है कि साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है पादप के अंदर जो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। सपोज करो ये एक कोशिका है, अब इस एक कोशिका से 10, 20, 30 पता नहीं कितनी कोशिकाएं बनानी है, तो जो हार्मोन काम करेगा वो कौन सा करेगा? साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन हमारे तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है? अब देखो पर्व क्या होते हैं, पर्व संधियाँ क्या होती है, इसको समझो। आप लोगों ने आपके घर के आसपास बांस तो देखा होगा, बांस, गन्ना या बाजरा वगैरह, तो आपने देखा होगा ऐसे नोड होते हैं उसके अंदर, बांस के अंदर इस तरीके से नोड होते हैं। तो इन नोडों को क्या बोलते हैं हम? पर्व। उनके बीच में जो स्थान है इसे क्या बोलते हैं? पर्व संधियाँ। अब आपको पता है कि इसकी लंबाई सपोज करो अभी कम है, 1 सेंटीमीटर मान लो। अब इसको 1 से 2 होना है, तो इसकी लंबाई को क्या करना है? बढ़ाना है। इसकी लंबाई को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किस हार्मोन से बात करनी पड़ेगी आपको? ये जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करेगा? इसकी लंबाई को बढ़ा देगा। किसकी लंबाई को? पर्व संधि की लंबाई को। और अगर पर्व संधि की लंबाई बढ़ गई तो हमारा जो प्लांट है वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप देखते हो कि जब घास होती है, अरे ग्रास जानते हो, और बांस क्या है? एक घास ही तो है। तो आपको होता है पहले हल्के से होते हैं ऐसे छोटे से, ऐसे छोटे से, बाद में आप देखते हो कि ये ही कैसे हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं ऐसे। फिर इसको अगर और देखें तो ये अपने आप नीचे वाला और बड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे पर्व संधि की लंबाई बढ़ी,
अरे बड़ी कि नहीं बड़ी, बड़ी। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि पर्व संधियों की जो लंबाई है वो बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन है, जिबरेलिन। सबको समझ में आ गया। फिर है आपके कि छुई मुई मिमोसा पुडिका, छुई मुई का जो पादप है उसकी पत्तियों में कौन सी गति होती है, वो होती है आपके कंपानुकुंचन। अगर उसके आसपास से अगर हवा भी चली तो कंपन के कारण वो क्या करेगी, मुरझा जाएगी। क्योंकि छुई मुई के पादप की व्यवस्था क्या है, कुछ अलग टाइप से होती है। कैसे होती है, सपोज करो ये पादप है आपके, और यहाँ पादप से क्या है कि कोई पत्ती बनी हुई है इस तरीके से। इस पादप की अगर पत्ती की मैं बात करूँ तो ये पत्ती के अंदर जो वाटर भरा हुआ है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया द्वार कोशिका वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कोई हवा भी इसके पास से गुजरी तो ये क्या करेगी, ऐसे फोल्ड हो जाएगी ऐसे, यानी ये पत्ती इस तरीके से हो जाएगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये पत्ती क्या होगी, आपके सिकुड़ गई है। यानी कि इस पत्ती में आपको जो पानी भरा हुआ है वो क्या होगा, अंदर चले जाएगा ऐसे। तो इस पत्ती को आप कह सकते हो इसके अंदर जो गति होती है वो होती है कंपन के कारण, कंपानुकुंचन। ठीक है। पादप की जड़ों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो पादप की जो जड़ों की गति है वो हम जानते हैं। आप लोगों को मैंने 9th क्लास में पढ़ाया क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमेशा कहाँ लगता है, चीज़ों को ऊपर फेंको, चीज़ें कहाँ आती है, नीचे। तो सपोज करो ये मिट्टी है और मिट्टी के अंदर आपको पता है ऐसे जड़ें निकली हुई है, तो जड़ें नीचे की ओर गति कर रही है या ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो जो बल है वो लग रहा है धनात्मक, किसके प्रति, गुरुत्वाकर्षण के प्रति। तो इसको नाम दे दिया धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, यानी ग्रेविटी के साथ साथ। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है, जो 12 तंत्रिका मैंने बताई आपको, कपाल तंत्रिकाएं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि व याददाश्त के लिए उत्तरदायी है, आपका कौन सा भाग है, प्रेमस्तिष्क। मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क के किस भाग में होता है, पश्च भाग में, जो किसको कंट्रोल करेगा, आपके उल्टी को। जो आप वॉमिटिंग करते हो ना, उल्टी करते हो, उसको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य क्या है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि रक्त दाब, आपका ब्लड प्रेशर, लार आना, बमन मतलब उल्टी आना। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ, थायराइड, जो आपके गले में पाई जाती है, एच आकार की होती है इस टाइप से आपके गले में जो श्वास नली है उसके आसपास पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि का नाम बताओ, अग्नाशय। ग्रंथि क्या है, एक तो अंतःस्रावी होती है और एक ग्रंथि होती है आपके बहिस्त्रावी। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसी ग्रंथि के साथ में अगर बहिस्त्रावी ग्रंथि के भी कैरेक्टर हों तो ऐसी ग्रंथि को कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। तो उसका उदाहरण है आपके अग्नाशय, उसके अंदर बहिस्त्रावी के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और अंतःस्रावी के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। कुछ भाग उसका बहिस्त्रावी की तरह काम करता है और कुछ भाग उसका अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है। जो अग्नाशय ग्रंथि मैंने आपको पढ़ाई है पाचन के अंदर, अग्नाशय रस याद करो, ट्रिप्सिन एंजाइम निकाला था वहाँ पे हमने से। फिर है आपको कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, एथिलीन। जब भी किसान को ऐसा लगता है कि मेरे फलों को पकने में टाइम लगेगा तो वो गैस भी दे देता है, एथिलीन गैस, उससे फल थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। अब आपके 30 क्वेश्चन हो गए और अब आपके क्वेश्चन है निबंधात्मक, एक एक क्वेश्चन चलेगा। जैसे एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाए, जो हम बनाएंगे, न्यूरॉन के कार्य लिखे, वो भी लिखेंगे, इसी की संरचना बनेंगे, इसके कार्य भी लिखेंगे, और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए। तो पहले आपको संरचना समझा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका चित्र, ठीक, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये दे रखा है इसका चित्र, जो आपकी बुक में भी है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये जो पूरा पार्ट है ये है इसका हेड पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं देखो, इसमें बीच में क्या है, आपके केंद्रक, बाहर इस तरीके से निकल रही है, इनको बोलते हैं दुर्मिका, डेंड्रोट्स, और ये जो भाग है बाहर वाला इसको बोलते हैं आपकी कोशिका काय, यानी कि आपकी सेल बॉडी, ठीक है।
फिर बीच में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, हमारे एक्सॉन। और अंतिम जो सिरा है इसको बोलते हैं आपके, ये जो अंतिम सिरा है ये आपके सिनेप्सिस कहलाता है। तो अब सपोज करो एक न्यूरॉन ये रहा, तो आपको दूसरा न्यूरॉन भी इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो देखो एक न्यूरॉन के पीछे फिर आपके दूसरा न्यूरॉन, दूसरे के तीसरे। तो ये दो न्यूरॉनों के बीच में मैंने पहले ही कहा जो जगह बसती है उसको क्या कहते हैं, आपके सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में फिर सिनेप्स बनेंगे। तो ये है आपके सिनेप्टिक नोड या सिनेप्टिक वाल्व बोलते हैं इसमें। और ये जो एक्सॉन है इसके बाहर ऐसे सोडियम भरा होता है इस तरीके से। सोडियम अंदर जाता रहता है, बाहर आता रहता है, अंदर जाता रहता है, बाहर आता रहता है। ये आगे की बातें हैं। इसमें जो हमारी सूचना, वो जो सूचनाएं प्रवाहित होती है वो विद्युत आवेग के जैसे होती है। जैसे एकदम कोई बिजली आई हो, विद्युत आवेग जैसी, जैसे आपने कहा तुरंत एक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से सूचनाएं आती जाती है इसके अंदर। तो आपको ये चित्र बनाना है और ये चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी बुक का। ये आपके 9th में भी था और आपके 10th में भी है और ये आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये हेड वाला पार्ट, कोशिका का ये वाली संरचना, फिर ये जो बाहर दिख रही है सारी सारी ये वाली, ये जो बाहर दिख रही है इनको बोलते हैं द्रुमिका, डेंड्रोट्स। और बीच में तो आपको पता है कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक, और इसको बोलते हैं एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। और ये आपके तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, सिनेप्सिस। और इसके बीच में फिर ऐसी एक और बनेगी। सपोज करो हम देखें तो आपको पता है किस तरीके से फिर बनेगी। अगर हम देखें तो दूसरा बनेगा इस तरीके से, जैसे आपकी जैसे देख सकते हो ये डेंड्रोट्स बना दी हमने। अब इसके बीच में क्या हमने बना दिया, केंद्रक। तो ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह है इसे कहते हैं आपके क्या, सिनेप्स। क्योंकि ये जो नोड है इसको सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। ये बल्ब क्या करेगा, इनको सूचनाएं देगा इस तरीके से, क्योंकि सूचनाएं तो बहुत दूर से आ रही है ना, इस तरीके से इनको सूचनाएं देगा। ये क्या करेगी, आगे वाले न्यूरॉन्स को सूचना देगी इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका कार्य होता है। अब इसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी हमारा जो पूरा हमने पढ़ा है ना, जो सिस्टम पढ़ा था तंत्रिका तंत्र, उस पूरे तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो क्या है, आपके न्यूरॉन ही है। इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, इसके 3 भाग होते हैं आपके, कोशिका काय, द्रुमिका और एक्सॉन। ठीक है, न्यूरॉन में गोलाकार संरचना को कोशिका काय कहलाते हैं, जिसमें एक केंद्रक होता है। कोशिका काय पर अनेक छोटे छोटे आपके एक तार टाइप निकले होते हैं, प्रबंध, जिसे द्रुमिका कहते हैं। और एक सबसे लंबा भाग होता है प्रबंध, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, फिर न्यूरॉन्स के कार्य क्या है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में एक सूक्ष्म उत्तेजनीय कोशिका है, यानी बहुत ही उत्तेजित रहने वाली कोशिका है, जो मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान और विश्लेषण करता है। और यह एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तो ये आपको लिखना है। फिर है आपके कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं वहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की। सबसे पहले तो ग्राही संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग जो मैंने आपको बता दिए, आपकी स्किन, आपकी नाक, कान, आँख। ठीक है, जो पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं, जहां पर इन सूचनाओं का क्या होता है, विश्लेषण होता है एवं उनसे संबंधित उचित अनुक्रिया की जाती है। यदि ग्राही उचित तरह कार्य न करके, अगर उसने ग्राही अंग ने अगर उचित कार्य नहीं किया तो संबंधित अनुक्रिया अनुचित होगी। अब जैसे कोई फ़ोन नंबर बोल रहा है, जैसे मैं मेरे माउथ से बोल रहा हूँ कि 1921324178, लेकिन किसी सुनने वाले ने सुन लिया कि 19213240 सुन लिया। तो देखो, सुना गलत तो लिखेगा भी गलत,
और इससे जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, गलत होगा। तो अगर किसी भी क्रिया को आप कर रहे हो, अगर उसमें ग्राही में ही कोई समस्या आ जाए, अगर उचित प्रकार से कार्य आपको करवाना है तो आपका ग्राही जो अंग है वो सही काम करना चाहिए। फिर आपको दो चीज़ें दी गई है, एक तो दिया गया अनैच्छिक क्रिया और एक दिया गया प्रतिवर्ती क्रिया। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है कौन सा, आपके मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा, मस्तिष्क कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करेगा, मेरुरज्जु। हालांकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों किसके भाग हैं, आपके CNS के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इन क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है और ये तुरंत होती है अचानक, जैसे हृदय का धड़कना धड़क ही रहा है, श्वास लेना, पाचन करना, पर छींक आना आपके कंट्रोल में नहीं है, छींक आई जाती। फिर आपके मुंह में लार, जैसे मिठाई को देखोगे तो लार आ जाएगी तुरंत, ठीक है। आपने कहीं ऐसी गंदगी वगैरह जगह देखी तो वहाँ आपको छींक आ जाएगी, या फिर काफ़ी दिनों से कोई कमरा बंद है, कोई धूल एकदम आपके सामने उड़ी पुरानी, तो भी आपको छींक आ जाएगी। या फिर आपके घर में सब्जी बन रही है और एकदम तेल की स्मेल आपके नाक तक पहुँच गई तो भी आपको क्या आएगी, छींक आ जाएगी। कई चीज़ों से एलर्जी होती है, उन एलर्जी के कारण भी, जैसे धूल मिट्टी से एलर्जी होती है कईयों को सरसों के फूल से या सरसों के पेड़ों से एलर्जी होती है, तो एलर्जी से भी क्या हमें छींक आ जाती है। फिर है अब आपके ब्रेन की संरचना। अब ब्रेन की संरचना को अच्छे से देख लो। देखो इस तरीके से आपको बनाना है ये ब्रेन। ये आपके जो दिखता है बाहर खोपड़ी में, ये आपके क्या है, आपका अग्र मस्तिष्क है, और जो ऊपर है हमारे ये क्या, हमारा पश्च, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पूरा कपाल, या उसको क्या बोलते हैं, आपके खोपड़ी, ठीक है। और आगे ये आपके बिल्कुल इसको बोलते हैं आपके क्या, बीच में जो है आपके हाइपोथैलेमस, ये मैंने आपको बताया था, पीयूष ग्रंथि। अब पश्च मस्तिष्क के जो भाग है वो एक तो है इसके पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, और आपके अनुमस्तिष्क, और नीचे ये जो धागा निकल रहा है इस तरीके से, इस धागे को क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, और जो मध्य में जो दिख रहा है आपको वो क्या, आपके मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ आपके, कि देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो तो है आपका प्रेमस्तिष्क। इस प्रेमस्तिष्क को अगर मैं बात करूँ तो इस प्रेमस्तिष्क की बड़ी अच्छी कहानी है कि ये आपके जीवन में 24 घंटा क्या रहता है, सक्रिय रहता है। अब आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 24 घंटे कैसे सीरियस रहेगा। अरे भाई कह रहा हूँ ना 24 घंटे सीरियस रहता है। आप अगर नींदों में भी हो ना, आप अगर स्लीपिंग मूड में भी चले गए तो ये नहीं जाएगा, ये तो जागता ही रहता है। इसकी ड्यूटी है 24 घंटे काम करने की। आपको पता है कि आप सपना देखते हो और सपना देखने के बाद सुबह बताते हो घर वालों की आज तो ये वाला सपना देखा। अब अगर सपना देखते समय अगर आपका ब्रेन अगर सक्रिय नहीं होता तो आप घर वालों को कैसे बताते कि रात को सपना आया था। इसलिए आप सो रहे हो ना तब भी ये एक्टिव है, 24 घंटे एक्टिव, यानी पूरे जीवन में ये होता ही नहीं है डीएक्टिव। ये हमेशा ही क्या रहता है, आपके एक्टिव फॉर्म में ही लाइफ जीता है। ये ऐसा अंग है। अब आप कहोगे सर कभी तो डीएक्टिव होता होगा, बिल्कुल होता है। प्रेमस्तिष्क डीएक्टिव कंडीशन में कब आता है आपके, डीएक्टिव कंडीशन में ये तभी आएगा आपके जब या तो आप कोई ड्रग्स ले रहे हो। अब ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ले रहे हो, अरे ड्रग्स का नाम क्या है, जैसे आपने कोई दवा ली या कोई ऑपरेशन हो रहा है हमारा, आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उस समय क्या है कि आपको बेहोशी की कोई दवा दी जाए, क्लोरोफॉर्म वगैरह ऐसे कोई ड्रग्स आपको दी जाए। इसके अलावा आप कोई नशीला पदार्थ का सेवन कर रहे हो तब ये आपका प्रेमस्तिष्क थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं है कि आज लिया और 1 महीने के लिए सो गए। या फिर ये प्रेमस्तिष्क में चोट लगे तो व्यक्ति कहाँ चले जाता है, कोमा में चले गया, फिर तो गया, फिर तो उसे समय लगेगा ही वापिस आने में। तो इन कंडीशनों में प्रेमस्तिष्क डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर प्रेमस्तिष्क के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ हुई तो याददाश्त जा सकते हैं आपकी, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। प्रेमस्तिष्क अपने आप में हमारे पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा विकसित भाग है पूरे ब्रेन का, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। फिर आता है आपके अग्र मस्तिष्क और उसके बाद आता है आपके पश्च मस्तिष्क।
और इनके बीच में एक बैठा हुआ है आपके मध्य मस्तिष्क। तो आपको पता है कि आपका जो अग्र मस्तिष्क है इसी में आपकी क्या हाइपोथैलेमस है और क्या है आपके पीयूष ग्रंथि है। पश्च मस्तिष्क में आपके पॉन्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा है और आपके क्या अनुमस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क अपने आप में एक अलग पार्ट है। ये जो अनुमस्तिष्क है ये क्या है हमारे बॉडी को संतुलन प्रदान करता है, जो कि कान के पास होता है, दोनों कानों के बीचों बीच होता है ये अनुमस्तिष्क। अगर आपके खिंचा के इसने डंका से झापट लगा दिया ना, एक थप्पड़ मार दिया डंका और वो कान पे पड़ जाए तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और कई बार खून आ जाता है कान से, चक्कर आ ही जाते हैं, हम गिर जाते हैं। जैसे कई बार पिक्चर वगैरह हम देखते हुए कोई थप्पड़ पड़ते हुए वो हिलती हुई दिखती है, उसको पूरी पृथ्वी पूरे लोग बाग हिलते हुए, तो वो अनुमस्तिष्क है, क्योंकि अनुमस्तिष्क कान के पास होता है और ये हमारी बॉडी का क्या करता है संतुलन बना के रखता है। हम गति जो कर रहे हैं वो इसके आधार पे होती है। तो ये आपको संरचना पूरी बनानी है और समझनी है। फिर है आपके पादपों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है, पादपों में प्रकाश अनुवर्तन गति किस प्रकार की होती है, छुई मुई पादप की गति और हमारे टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। पादपों में अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, विकास विभाजन आदि से संबंधित है। तो ये ही हार्मोन क्या करते हैं, उनके वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे कि अगर पादप को वृद्धि करनी है तो कौन सा हार्मोन करवाएगा, ऑक्सिन, जो पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है। अगर पादप के तने में लंबाई में वृद्धि होनी, जैसे पादप जब छोटा सा था तब इस तरीके से था, ठीक है, लेकिन पादप को बड़ा होना है इस तरीके से, तो उसके तने में अगर लंबाई करनी है तो पर्व और पर्व संधियों में मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, तो कौन सा करेगा आपके जिब्रेलिन। अगर पादप को कोई अंग बढ़ाना है तो कोशिका विभाजन करना है तो कौन सा हार्मोन करेगा, साइटोकाइनिन। पादप के फलों को पकाना है तो कौन सा करेगा, एथिलीन। और एक आपके एब्सिसिक क्या करेगा, पादप की गतियों को रोकेगा, ठीक है, तो वो हार्मोन पहले बता दिया। फिर आपके है ये प्रकाशानुवर्तन। तना प्रकाश की दिशा में मुड़कर जड़ के विपरीत दिशा में मुड़कर अनुक्रिया करता है, इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी कि तना जो है, देखो जड़ और तना, कोई भी पादप है आपके, आपने देखा जैसे ये ज़मीन है और ये आपके पादप है। अब पादप का तना और पत्तियां तो देखो प्रकाश की ओर गति करती है, लेकिन पादप की जड़ें कहाँ गति करती हैं, आपके नीचे गति करती है। तो पादप की जड़ की जो गति है वो तो कैसी होती है, आपके गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के ओर। और पादप का जो तना है और जो पत्ती है वो आपके सूर्य के अनुसार चलती है, सूरज की तरफ, ऊपर की तरफ। फिर है आपके कि छुई मुई की गति और मनुष्य की टांग की गति। इस गति का आधार स्पर्श है, यानी जैसे ही हवा भी चली या कंपन हुआ तो एकदम ये गति करेगी। इस गति का आधार क्या है, आपके तंत्रिका तंत्र है। यह गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। इसमें पत्तियां क्या झुक जाती है और वापस खिल जाती है। यह मांसपेशियों के संकोचन पर निर्धारित है। आप खड़े होते हो, आपकी मांसपेशियां एकदम जॉइंट होती है, फिर खुलती है, फिर जॉइंट होती है, फिर खुलती है। जैसे आप आपकी मुट्ठी बांध के देख सकते हो, आपकी उंगलियों को एकदम दबाओ तो आपकी मांसपेशी एकदम बंद हुई, फिर खोलो, फिर खुली। पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है, या पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। पेशियां ना छोटी होंगी ना बड़ी होंगी, केवल वो ऊपर नीचे खिसकेंगी आपकी। फिर है आपके कि मेरुरज्जु आघात में किन अंगों के आने में व्यवधान होगा। अगर मेरुरज्जु में कुछ चोट वोट लग जाए, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग गई या कोई बात हो गई, तो फिर आपका रिजल्ट क्या रहेगा। अपने आप में ये समझो कि अगर मेरुरज्जु को कोई डिस्टर्ब कर दिया, जैसे आप खेल रहे हो, आप खेलते खेलते ऐसे गिर जाओ कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई चोट लग गई, हो सकता है मेरुरज्जु जो पतला सा धागा जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में है, आपको पता है ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन के बाद में ये क्या है, आपका मेरुरज्जु निकल रहा है। अब ये आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या व्यवस्थित है। अब सपोज करो इन हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मेरुरज्जु में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। अभी बताता हूँ क्या क्या होगा। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु तंत्रिका एवं हार्मोनों की तुलना कीजिए, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव एवं इनके कार्यों की सारणी बनाइए, ठीक है। देखो मेरुरज्जु में अगर आघात आया तो हमारे शरीर की सारी जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। इसके अलावा अन्य कई सूचनाएं ठीक तरीके से संचारित नहीं होगी।
अब कई बार जैसे आपने देखा, जैसे किसी बच्चे को पोलिया हो गया है, पोलियो जानते हो, हाथ पैर पतले पतले से रह जाते हैं, काम नहीं करते हैं, खड़े नहीं होते हैं उसके हाथ पैर, बचपन से पल्स पोलियो की दवाई नहीं पिलाई। अब मैं आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पोलियो के अंदर हमारे शरीर का कौन सा अंग काम नहीं करता? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, ये तो काम तो हमारे पैर नहीं करते और हाथ नहीं करते। और मैं कहूँगा वेरी गुड, तुम तो समझ गए सारे के सारे स्टूडेंट। पर ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। पोलियो जो होता है, इसका जो वायरस है आपके पोलियो मिक्सो जो वायरस है, ये क्या करता है, हमारे CNS को डैमेज करता है। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये क्या करेगा कि हमारे जो सेंट्रल जो है हमारे नर्वस जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा। अब अगर हमारा CNS डैमेज हो गया, इसका मतलब हमारा ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी हमारा जो मेरुरज्जु है, वो ढंग से काम नहीं करेंगे। अब इससे निकलने वाली 12 तारें और इससे निकलने वाली 31। अब तारे का मतलब आपके न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स क्या है, सपोज करो एक 12 में से एक न्यूरॉन आपके हाथ में जा रहा है और एक न्यूरॉन जा रहा है आपके पैर में। इसी तरीके से 31 में से 5 न्यूरॉन आपके हाथ में जा रहे हैं, 10 न्यूरॉन आपके पैर में जा रहे हैं। अब अगर इन न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके हाथ और पैर हिलेंगे ही नहीं, आप अपंग रह जाओगे ज़िंदगी भर। आप चाहोगे पर आपके हाथ पैर का ना तो डेवलपमेंट होगा और ना ही वो काम करेगा। तो इसलिए पोलियो के अंदर आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बच्चों? CNS। ठीक है, कभी भी हाथ पैर मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित हुई मैंने आपको समझा दिया। फिर है आपके कि तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि। तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त करके अपना नियंत्रण करता है। शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल होता है, अपने आप में एक नेटवर्क बना के रखता है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ये आपकी इसकी क्रिया विधि, इतना ही लिखना है। हार्मोन की क्रिया विधि। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं जो कि वृद्धि, विकास, जनन आदि को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और हार्मोन रुधिर के द्वारा समस्त शरीर में परिवहन करते हैं। अब कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताएं। ये ग्रंथियों का नाम है, इनसे निकलने वाले हार्मोन और वो हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, ये पूरी टेबल है आपको। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला आपकी ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। दोनों कहाँ पाई जाती हैं? आपके ब्रेन में। इससे जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं मोचक हार्मोन, और इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो मोचक हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, यानी पीयूष ग्रंथि को बोलता है चल तू भी हार्मोन निकाल। तो हाइपोथैलेमस किसको एक्टिव करता है? पीयूष को। अब वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंगों की क्या कराता है, वृद्धि कराता है। फिर है आपके थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन जो कि शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है। उपापचय का मतलब शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, आपके ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं चल रही है ना कोशिकाओं के अंदर, आपका खाना पचा रही है, आपके और सारे काम करवा रही है, तो ये सारे काम कौन करवा रहा है? आपके थायरोक्सिन हार्मोन। फिर आपके एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से, जो मैंने कल आपको वृक्क के ऊपर बना के बताई थी इस तरीके से वीडियोज़ में, देखो याद करो। मैंने ये वृक्क बनाया और इस वृक्क के ऊपर ऐसे यहाँ पे एक ग्रंथि बनाई थी इससे, तो इसी को बोलते हैं आपके अधिवृक्क ग्रंथि। तो इससे एड्रीनलिन हार्मोन जो कि संकटकालीन परिस्थितियों में लड़ने वाला हार्मोन है, इसको क्लास में पढ़ाएंगे बहुत अच्छे। बाकी यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूँ कि हर स्थिति परिस्थिति से इस जीवन में लड़ने के लिए इस हार्मोन की बहुत वैल्यू है, एड्रीनल की, क्योंकि एड्रीनलिन हार्मोन हमें हर परिस्थिति से बचने की और उस परिस्थिति के साथ हम कैसा सामंजस्य बैठाएं उसकी सलाह देता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर से काम कराता है। सपोज करो आप किसी कुत्ते को आपके पीछे दौड़ता हुआ देखते हो, तो आप उसके लिए रुकोगे, उसके पत्थर मारोगे या भगोगे वहाँ से, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ मेरी पहली बार बोर्ड की एग्ज़ाम, जैसे आप 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट है वो पहली बार 8वीं क्लास या 5वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तो उस समय आपका शरीर का जो वातावरण के साथ जो कंट्रोल होता है वो इस हार्मोन के कारण होता है।
या फिर अचानक आप किसी नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, मतलब अचानक जो घटनाएं हो रही है जिससे आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही है, आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सारे जो हमारे कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, आपके एड्रेनल। फिर है आपके अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन जो रक्त में शर्करा को कंट्रोल करता है, यानी अगर रक्त में आपके ग्लूकोज बढ़ गया, शर्करा बढ़ गई तो मीठा हो जाएगा रक्त और आपको कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग। वृषण हार्मोन, इससे निकलेगा आपके टेस्टोस्टेरोन और आपके दूसरा हार्मोन होता है आपके एंड्रोजन, जो लिख नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ना ड्रो, एस नहीं। और महिलाओं में अंडाशय, अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास और पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास, ठीक है। फिर है आपके लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं, जो मैंने शुरुआत में समझाया। प्रतिवर्ती चाप इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, तो अचानक होने वाली अनुक्रिया जो उद्दीपन से स्वाभाविक उत्पन्न होकर प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती, जो आपको कोई सिखाता नहीं है, जैसी वो क्रिया हुई तो आपके शरीर ने उसकी अनुक्रिया कर दी। जैसे मैंने कहा ना कि छोटा बच्चा होता है एकदम, उस बच्चे की आप पिन चुबाओगे तो वो रोने लगेगा और अपने हाथ को हटाने लगेगा। या फिर किसी छोटे बच्चे का भी अगर गर्म तवे पे हाथ पड़ जाए, कोई गर्म वस्तु को वो हाथ लगा दे, जैसे अगरबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, या फिर कोई गर्म तवा है, चिमटा है, या गाड़ी का बाइक का साइलेंसर है, कहीं हाथ लग जाए तो वो रोने लगेगा और अपने हाथ को तुरंत हटा लेगा। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहोगे आप, प्रतिवर्ती क्रिया है। वह प्रक्रम जो संवेदी अनुक्रियाओं के आगमन संकेतों का पता लगाने व तदनुसार निर्गम क्रियाओं को करने का कार्य करता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अब होता क्या, चाप का मतलब एक पथ बना दिया, एक पथ, एक रास्ता, यानी कि वह सिस्टम जो कि संवेदी अनुक्रिया के आगमन, यानी संवेदी अनुक्रिया कोई आगमन आया, कोई संकेत आया, संकेतों का पता लगाएगा क्या संकेत आया, उस संकेत के अनुसार निर्गम क्रिया, निर्गम का मतलब एक निर्णय देगा और निर्णय के साथ एक कार्य करता है। तो ये पूरा जो एक पथ चलता है, इस पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप होता कैसे, ये आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपके हाथ की मसल्स का मतलब आपकी भुजा की पेशी, कार्यकारी, ये आपके टारगेट ऑर्गन है आपके, ठीक है, लक्ष्य अंग है आपका, कार्य कारक है ये। आपने यहाँ पे देखा किसी भगोनी में आपने हाथ लगाया, आपका ग्राही क्या, त्वचा है, उष्मा, और आपको दर्द हुआ, आप तुरंत क्या करो, हाथ को हटाओगे। आपकी संवेदी तंत्रिका क्या करेगी, सूचना को ले जा रही है, देखो अंदर, ठीक है, ले गई अंदर इस तरीके से, और किसके पास ले गई, मेरुरज्जु के पास, ब्रेन के पास नहीं, मेरुरज्जु के पास। ब्रेन के पास तो बाकी सूचना जाएगी कि हम जल गए, अब क्या करें, तो ब्रेन कहेगा कोई बात नहीं, दवा लगा ले वगैरह वगैरह जो भी है, या फिर डॉक्टर के पास जाओ, वो निर्णय ब्रेन बाद में देगा। पर तुरंत क्या हो रहा है, मेरुरज्जु क्या करेगा कि यहाँ से ये गई, लेके कौन गया, संवेदी यानी सेंसरी न्यूरॉन। अब जो मोटर न्यूरॉन है, प्रेरक तंत्रिका, वो क्या करेगी, मैसेज को वापस ला ली तुरंत, मसल्स को बोला हटाओ, हाथ को हटाओ फटाफट। ये काम मात्र 1 सेकंड में हो गया, यानी हाथ लगा और हाथ हट गया, ऐसे होता है ना। पर ये जो पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये जो पथ है पूरा का पूरा, ये जो पथ है जो आप देख रहे हो, ये जो पथ है यहाँ से चलने का, इस तरीके से, इस पथ को ही हमने क्या नाम दिया है, प्रतिवर्ती चाप। आप जानते हो ना, ऐसे कुछ चाप आप खींचते हो, तो ये क्या है, प्रतिवर्ती चाप। और ये आपके चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे आके ख़त्म होता है, यानी आपके 7 नंबर का जो चैप्टर है वो आपके फिनिश। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आना नहीं है, और अगर नहीं पढ़ोगे तो बैठे रहो, लिख लिख के याद नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को लिखना शुरू करो, जितनी बार देख सकते हो वीडियो को देखो, देखा नहीं जा रहा तो साइड में लगा के सुनो, पर बार बार इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करो। इसके जो छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं इस चैप्टर में, आपको 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 30 के 30 क्वेश्चन मुझे कल याद चाहिए क्लास में। 30 क्वेश्चन है इसके अंदर छोटे, तो 30 क्वेश्चन याद मुझे चाहिए। बाकी मैं इसके बाद में दूसरे चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको पहले डाल रहा हूँ, इसको आप देखना शुरू करो, और दूसरा भी आपको मिलेगा। ये बता रहा हूँ कि 6ठी का हो बच्चा चाहे 10वीं क्लास का हो, देखना सभी को है।
और आपको छोटे क्वेश्चन 30 तक इसमें से सभी को उतारने हैं, ठीक है। और बड़े क्वेश्चंस 10वीं क्लास के बच्चे उतारेंगे, पर